हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत यूनिट थर्ड से महादेव गोविंद रानाडे पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने महादेव गोविंद रानाडे के धार्मिक और सामाजिक विचारों के बारे में बताया था। मैं इस वीडियो में आप लोगों को महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक और राजनीतिक विचारों को बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों की तरफ। जैसा कि महादेव गोविंद रानाडे एक सामाजिक चिंतक थे, सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया था। इसी तरह से वह धर्म के क्षेत्र में भी काफी सुधार करना चाहते हैं। महादेव गोविंद रानाडे के समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि भारत आर्थिक रूप से तबाह हो गया था। भारत में चारों तरफ गरीबी व्याप्त हो गई थी, उद्योग धंधे सबकी चौपट हो गए थे। भारत का सारा कच्चा माल लेकर ब्रिटिश सरकार अपने देश ले जाती थी, वहां से निर्मित करके वहां से माल को तैयार करती थी और फिर भारत में लाती थी, ऊंचे दामों में बेचती थी, ऊंचे दामों पर बेचती थी। तो भारत आर्थिक शोषण का शिकार हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भारत का इतना आर्थिक दोहन किया कि भारत में कुछ बचा ही नहीं था। उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लोगों की रोजी रोजगार चौपट हो गए थे, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई थी। तो महादेव गोविंद रानाडे अपने पुस्तक में आर्थिक विचार प्रस्तुत करते हैं। महादेव गोविंद रानाडे अपने आर्थिक विचारों का संपादन अपनी पुस्तक भारतीय अर्थशास्त्र पर एक निबंध में किया है। जैसा कि उसमें दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक होती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक होती है दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की होती है और उन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको हम कहते हैं पूंजी प्रवाह का सिद्धांत या पूंजी अपवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत से पूरे ब्रिटिश जगत में हलचल मच गई थी। और दादा भाई नौरोजी अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया में यह लिखते हैं, यह प्रतिपादित करते हैं कि जब तक हम इंग्लैंड को भारी कर देते रहेंगे तब तक हमारे भाग्य नहीं खुलेंगे। यानी कि भारत के द्वारा इंग्लैंड को कर दिया जाता था, हर क्षेत्रों में कर दिया जाता था, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में भारतीय ब्रिटिश सरकार को कर देते थे। और ब्रिटिश सरकार के पास जो पूंजी एकत्रित होती थी वह भारतीय करों के द्वारा ही एकत्रित होती थी। तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या है कि भारत में जितनी भी पूंजी पैदा होती है सारी पूंजी भारत से निकलकर ब्रिटेन को चली जाती है। यानी कि जितने भी आर्थिक उत्पादन होते हैं और आर्थिक उत्पादन से जो लाभ होता है, लाभांश का बहुत बड़ा हिस्सा कहां चला जाता है? ब्रिटेन चला जाता है। जो पूंजी ब्रिटिश सरकार कमाती है उस पूंजी से भारत में कहीं विकास नहीं करती है, कहीं विकास कार्य नहीं करती है। तो दादा भाई नौरोजी यह कहते हैं कि यदि वह पूंजी भारत में ही रह जाएगी तो भारत में आर्थिक विकास होगा। यदि ब्रिटिश सरकार कर लेना बंद कर दे या भारतीय कर देना बंद कर दें तो हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। यानी दादा भाई नौरोजी का कहना है कि जो पूंजी है, जो लाभांश है, इस लाभांश के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत के पुनर्निर्माण में नहीं लगाती, भारत के उद्योग धंधों के पुनर्निर्माण में नहीं लगाती है, भारत में वह धन खर्च नहीं करती है और वह सारा धन वह अपने देश लेके चली जाती है। इस तरह से भारत में उत्पादन के क्षेत्रों में या आर्थिक क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार बहुत लाभांश अर्जित करती है, लेकिन इस लाभांश का हिस्सा कहीं भी खर्च नहीं किया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी पूंजी अपवाह का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे दादा भाई नौरोजी के इस बात से असहमत होते हैं।
राणा डे का कहना है कि इस भार का एक अंश तो उस धन का ब्याज है जो हमें उधार दिया जाता है। इस भार का एक अंश तो वह ब्याज है जो हमें उधार दिया जाता है, हमारे देश के उद्योग धंधों में लगाया जाता है। अतः हमें शिकायत न करके इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि ऐसा साहूकार है जो ब्याज की अल्प दर पर हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है। यानी कि राणा डे कहते हैं, राणा डे दादा भाई नौरोजी के बात से असहमत होते हैं। वह कहते हैं कि यह एक ऐसा ब्रिटिश सरकार, एक ऐसा साहूकार है जो कम ब्याज के दर पर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसा साहूकार है जो हमें कम ऋण पर ब्याज देती है और हम उससे अपनी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। और जो धन है, जो कर का हिस्सा है, जो कर के द्वारा धन एकत्रित किया जाता है, वो उद्योग धंधों में ही लगाया जाता है। इस तरह से महादेव गोविंद राणा डे दादा भाई नौरोजी की इस बात से असहमत होते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत से असहमत होते हैं। हालांकि जो महादेव गोविंद राणा डे होते हैं वह दादा भाई नौरोजी के शिष्य होते हैं। उन्होंने एक बार एक सम्मेलन में कहा था कि मैं दादा भाई नौरोजी का शिष्य हूं, मैं दादा भाई नौरोजी का सच्चा शिष्य हूं। तो वह दादा भाई नौरोजी को अपना गुरु मानते थे, महादेव गोविंद राणा डे, और उनके विचारों का ही प्रतिपादन करते थे। लेकिन यहाँ पर वह दूसरा सिद्धांत देते हैं। महादेव गोविंद राणा डे कहते हैं कि भारत की दरिद्रता के 6 प्रमुख कारण हैं। महादेव गोविंद राणा डे कहते हैं कि भारत की गरीबी के 6 प्रमुख कारण हैं। गरीबी के कारण क्या हैं? गरीबी के कारण वह 6 कारण बताते हैं। महादेव गोविंद राणा डे कहते हैं कि पहला कारण है कृषि पर निर्भर रहना। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह पूर्ण रूप से कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर निर्भर रहना। तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है, पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी कि जितने भी उत्पादन का कार्य होता है वह सब खेतों के द्वारा होता है। खेतों से अनाज पैदा होता है और अनाजों से ही लोग अर्निंग करते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। तो वह कहते हैं कि कृषि से हम बहुत सारा धन नहीं कमा सकते हैं। केवल कृषि पर निर्भर रहना वह आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। तो हम जो भारत की जो गरीबी है उसका मुख्य कारण क्या है कि भारतीय लोग पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। किसान पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हैं और कृषि से इतना उत्पादन नहीं होता है कि वह उस पैसे को, वह पूंजी एकत्रित कर सकें और उस पैसे का सदुपयोग कर सकें, उस पैसे से उद्योग धंधे स्थापित कर सकें। वह कहते हैं कि कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर के रूप में चला जाता है, कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर के रूप में चला जाता है। तो इसलिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर रहना यह गरीबी का कारण होता है। दूसरा वह कहते हैं कि फिर महादेव गोविंद राणा डे कहते हैं कि नए उद्योगों के लिए पूंजी का अभाव। वह कहते हैं कि हमारे पास पूंजी का अभाव है, किसी के पास पूंजी नहीं है कि वह उद्योग धंधे स्थापित करे। नए उद्योगों के लिए हम पूंजी का निवेश नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण हम नए मिल, कल, कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं स्थापित कर सकते हैं। जो पूर्व के पूंजीपतियों के द्वारा या उद्योगपतियों के द्वारा जो लगाया गया है वही चल रहा है, वही जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा है। हमारे पास पूंजी का पूर्ण रूप से अभाव है जिससे कि हम नए मिल, कल, कारखाने या उद्योग धंधे या छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो ऋण व्यवस्था है, ऋण व्यवस्था की जो पुरानी परंपरा है, ऋण व्यवस्था की जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा का समाप्त न होना। महादेव गोविंद राणा जी कहते हैं कि जो ऋण की व्यवस्था है, किसानों को ऋण देने की जो प्रथा है वह पुरानी है। यानी कि जो महाजनी की प्रथा है वह पुरानी है। वह चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते रहते हैं और एक बार किसान ऋण ले लेता है, कर्ज ले लेता है तो वह कर्ज के तले दब जाता है। वह खेतों से पैदा करता है और जब वह खेतों से अनाज पैदा करता है तो उस अनाज के द्वारा जो उसकी इनकम होती है, जो आय होती है, वह ऋण चुकाने में ही चली जाती है, ऋण चुकाने में ही समाप्त हो जाती है और वह ठीक से अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकता है। तो राणा डे कहते हैं, महादेव गोविंद राणा डे कहते हैं कि इस पुरानी ऋण व्यवस्था का अंत होना चाहिए। इसके जगह में नई नई व्यवस्थाएं लानी चाहिए, नई नई व्यवस्थाएं लानी चाहिए। और जब तक नई व्यवस्थाएं नहीं आएगी तब तक किसान साहूकारों के कर्ज से मुक्ति नहीं पाएंगे। वह कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है बहुत अधिक है, यानी कि जनसंख्या का जो प्रसार हो रहा है वह बहुत तीव्र गति से हो रहा है और अधिक जनसंख्या के कारण हमारे संसाधन कम पड़ गए हैं, हमारे
संसाधन कम और अधिक जनसंख्या के कारण हमारे संसाधन कम पड़ गए हैं, खेत कम पड़ गए हैं। जो खेती की भूमि है वह कई हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है। इससे लोगों की आय कम होने लगी है और जनसंख्या का विस्तार ही, जनसंख्या का प्रसार ही भारत की गरीबी का प्रमुख कारण है। वह कहते हैं कि भारतीयों के अंतर्गत जो जोखिम उठाने की क्षमता है उस क्षमता का अभाव है। भारतीय जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, जोखिम लेने की क्षमता का अभाव। भारतीयों के अंदर जोखिम यानी कि रिस्क लेने की क्षमता का अभाव है। वह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, भारतीय रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपने धन को किसी व्यापार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं उनकी पूंजी डूब न जाए। तो इस तरह से भारतीयों के अंतर्गत जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव है। इस तरह से भारतीयों के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव है। वह जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा, तब तक वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते हैं। और हमें मिल, फैक्ट्रियां, कल कारखाने स्थापित करके उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करके हमें रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखना चाहिए। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भारत के विकास में योगदान नहीं दे पाएंगे, हम प्रगति में योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए भारतीयों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। यही रिस्क लेने की क्षमता के अभाव के कारण ही भारतीय अपना विकास नहीं कर पाते हैं, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाते हैं। फिर वह कहते हैं कि जो परंपरागत ढांचा है, परंपरागत ढांचा, छठी बात वह बताते हैं महादेव गोविंद राणा रे कि जो परंपरागत ढांचा है वह परंपरागत ढांचा गतिशील अर्थव्यवस्था के बीच असामंजस्य बनाए हुए हैं। यानी कि जो हमारी परंपरागत ढांचा है, हमारी जो परंपरागत संरचनाएं हैं वह आधुनिक संरचनाओं से मेल नहीं खा रही हैं, आधुनिक संरचनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, जो गतिशील अर्थव्यवस्था है उसके साथ नहीं चल पा रही हैं। यानी कि हम परंपरागत रूप से खेती कर रहे हैं, परंपरागत रूप से उत्पादन कर रहे हैं, हम नई तकनीकों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गतिशील अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमको उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब परंपरागत ढांचा और गतिशील अर्थव्यवस्था के बीच असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है तो हमारी परंपरागत सोच, हमारी परंपरागत अर्थव्यवस्था वह बढ़ने नहीं देती है, वह विकास करने नहीं देती है, नई पद्धतियों को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करती। यही कारण है कि हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। इस तरह से महादेव गोविंद राणा ने गरीबी के 6 कारण बताते हैं। कृषि पर निर्भरता, पूंजी का अभाव, ऋण व्यवस्था की पुरानी परंपरा, जनसंख्या का प्रसार, जोखिम लेने की क्षमता का अभाव और परंपरागत ढांचा एवं गतिशील अर्थव्यवस्था के बीच असामंजस्य। वह कहते हैं कि यही कारण है कि भारत में आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही है, भारत में आर्थिक नियोजन नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर पड़ने लगी है। महादेव गोविंद राणा ने कहते हैं कि भारत के गरीबी का मूल कारण जो है अज्ञानता है। मूल कारण क्या है? अज्ञानता है, अशिक्षा है, अशिक्षा है और हमारा जो पिछड़ापन है वह भी गरीबी का कारण है। अज्ञानता, अशिक्षा, पिछड़ापन, हम काफी पिछड़े हुए हैं, हम नई अर्थव्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं, नए समाज को नहीं अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं, इसीलिए हम अभी तक पीछे हैं। तो अज्ञानता, शिक्षा यही और पिछड़ापन यही गरीबी का मूल कारण है। महादेव गोविंद राणा ने कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत का सभी कच्चा माल अपने देश ले जाती है और तैयार करके भारत लाकर उसको ऊंचे दामों पर बेचती है। जैसा कि उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार भारत का सारा कच्चा माल, जैसे कपास होते हैं और वो विभिन्न वस्तुएं होती हैं, उन सभी वस्तुओं को ढो कर अपने देश ले जाती थी, वहां से तैयार करके लाती थी और भारत में ऊंचे दामों पर बेचती थी। जैसे हम कपास का ही उदाहरण ले लें तो ये सारा कपास का माल उठा लेती थी, कपास की खेती जो होती थी, सारा कपास वह अपने देश ले जाती थी, वहां से वस्त्र निर्मित करके, विभिन्न कपड़े निर्मित करके वह भारत के बाजारों में बेचती थी, ऊंचे दामों पर बेचती थी। और जो यहाँ के जो उत्पादन होते थे वह हथकरघा से होता था,
वह चरखे से होता था। जो मिलें थी, जो सूती वस्त्र की मिलें होती हैं, उसमें परंपरागत रूप से उत्पादन होता है, परंपरागत रूप से कपड़े बनते हैं। और भारतीय मिलों से जो कपड़े निकलते थे वह काफी मोटे होते थे। जो ब्रिटिश सरकार का जो कपड़े होते, जो ब्रिटिश सरकार की कंपनियों के द्वारा कपड़े बेचे जाते थे, वह काफी पतले होते थे और महंगे होते थे। इस तरह से दोनों की क्वालिटी में अंतर होता था। और भारतीय जो यही कारण था कि भारतीय सूती मिलें जो होती हैं धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कपड़े होते हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होते हैं, उनकी सेलिंग बढ़ती जाती है, यानी कि उनकी बिक्री बढ़ने लगती है। और भारतीय मिल कारखानों के द्वारा जो उत्पादित माल होता है उसकी बिक्री घटने लगती है। इसी कारण से कई सूती मिलें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कच्चा माल नहीं होता है। वह ब्रिटिश सरकार सारा कच्चा माल उठा ले जाती है। इस तरह से विभिन्न कारण होते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पिछड़ने लगती है। तो राणा डे यही कहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास तभी संभव हो सकेगा जब कृषि, उद्योग, व्यापार तीनों का एक साथ विकास किया जाए। जब तीनों का एक साथ विकास किया जाए तभी हमारा आर्थिक विकास हो पाएगा। यानी कि जब हम कृषि के क्षेत्र में विकास करें, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें, व्यापार के क्षेत्र में हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें और उद्योगों के क्षेत्र में हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें, तभी हमारे देश का आर्थिक विकास हो पाएगा। यानी कि हमें युद्ध स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों पर विकास करना होगा, आधुनिक संरचनाओं को अपनाना होगा, आधुनिक पद्धतियों को अपनाना होगा, तब जाकर हमारा देश विकसित हो पाएगा। महादेव गोविंद राणा डे का कहना है कि हमें कृषि के विकास के साथ साथ, यानी कृषि करने के साथ साथ हमें उद्योग धंधों को भी स्थापित करना होगा। हमें केवल कृषि पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि कृषि पर निर्भर रहकर हम केवल अनाज का उत्पादन कर सकते हैं और अनाजों से इतना रुपया पैसा नहीं आएगा, इतना इनकम नहीं होगा कि हम अपनी सभी आवश्यकताओं में उस पैसे का उपयोग कर सकें। क्योंकि जितनी खेती करेंगे खेती में भी पैसे लगेंगे और विभिन्न तरह से पैसों का व्यय होगा। कुछ ब्रिटिश सरकार को कर देना होगा, कुछ हमें खेती बाड़ी में पैसे लगाने होंगे, तो इनकम का 1/4 हिस्सा ही हमारे पास बचत के रूप में आएगा। तो वह कहते हैं, राणा डे कहते हैं कि हमें कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे भी स्थापित करने होंगे, विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्शन के कार्य होते हैं प्रोडक्शन के कार्य भी करने होंगे, और तब जाकर हमारे देश का आर्थिक विकास हो पाएगा, हमारे देश में संपन्नता आ पाएगी और गरीबी दूर हो पाएगी। राणा डे भारत के आर्थिक विकास के लिए कई सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जैसे वह कहते हैं कि जो किसान हैं, यानी कि किसानों को जो ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया है, उस ऋण प्रदान करने के संबंध में कानून बनाए जाए, यानी कि किसानों को ऋण प्रदान करने के संबंध में कानून बनाए जाए। महादेव गोविंद राणा डे ने भारत के आर्थिक विकास के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि वह कहते हैं कि किसानों को ऋण जो दिया जाता है तो ऋण के संबंध में कानून बनाया जाए, ऋण कानून बनाया जाए, ऋण कानून का निर्माण, क्योंकि किसानों को भिन्न भिन्न दरों पर साहूकारों के द्वारा कर दिया जाता है। जितने भी साहूकार होते हैं, साहूकार का मतलब कर्जा देने वाला, महाजन जिसको हम कहते हैं, तो जितने भी साहूकार होते हैं वह किसानों को भिन्न भिन्न रेट पर ऋण देते हैं और उनसे दुगुनी तिगुनी राशि वसूलते हैं। कोई एक नियम नहीं रहता है, कोई एक सामान्य नियम नहीं रहता है। और किसान बेचारे जो होते हैं वह अपने खेतों में अनाज उत्पादन करते हैं और जब अनाज बेचते हैं तो अधिकांश हिस्सा उसका कर्ज में चला जाता है। इस तरह से किसान और अधिक गरीब बनते चला जाता है और साहूकार दिन प्रतिदिन अमीर बनते चले जाते हैं। यानी कि साहूकार जो होते हैं किसानों को इतना कर्जा दे देते हैं, वो कर्जे से इतना ब्याज वसूल लेते हैं कि किसान बेचारा दब जाता है, ब्याज के नीचे दब जाता है और उसको ब्याज भरते भरते ही किसानों का अंत हो जाता है। तो इस तरह से किसानों का काफी शोषण होता है, साहूकारों के द्वारा शोषण होता है, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शोषण होता है। तो महादेव गोविंद राणा डे का कहना है कि किसानों को ऋण देने के लिए एक समान कानून बनाया जाए और उस कानून के अधीन किसानों को ऋण वितरित किया जाए। वही दूसरा कहते हैं कि जो भूमि है, भूमि पर खेतीहरों को स्वामित्व दिया जाए। भूमि पर जो खेतीहर हैं, यानी कि खेत करने वाले जो हैं, उनको स्वामित्व प्रदान किया जाए।
पूर्व में क्या होता था ब्रिटिश सरकार के समय कि खेत ब्रिटिश सरकार अपने नाम कर लेती थी, या विभिन्न भू स्वामित्व होते थे, और विभिन्न जो भू स्वामित्व होते थे वह खेतों को किसानों को दे देते थे। किसानों का अपना खेत नहीं होता था, किसानों का अपना खेत नहीं होता था, वह जमींदारों के द्वारा दी गई भूमि पर खेती करते थे, या ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई भूमि पर वह खेती करते थे, और उनको खेतों पर कर देना होता था, फसलों पर कर देना होता था। उनकी अपनी खुद की जमीनें नहीं होती थी, उनकी खुद का खेत नहीं होता था, वह केवल खेतों में खेती करते थे और अपनी मेहनत से वह कुछ आय अर्जित करते थे, और अनाज का अधिकांश हिस्सा जमींदार ले लेते थे या ब्रिटिश सरकार ले लेती थी। तो इस तरह से किसानों का अपना खेत नहीं था, वे केवल खेती करते थे, अनाज उत्पादन करते थे और खाने भर का उनको मिल जाता था। तो यही राणा डे कहते हैं कि जो किसान भूमि पर खेती कर रहे हैं, जो किसान भूमि पर खेती कर रहे हैं, वह भूमि किसानों के नाम कर दी जाएगी। जब किसानों के नाम कर दी जाएगी तो किसान जी तोड़ मेहनत करेंगे, फसल का उत्पादन अधिक करेंगे, और इस तरह से भारत का आर्थिक प्रगति होगा। क्योंकि जब खेत उनके नाम हो जाएगा तो वह तन मन धन के साथ खेती करेंगे और वह कर भी देंगे। तो इस तरह से वह कहते हैं कि जो भूमि पर खेतिहर हैं, उस खेतिहरों को भूमि का स्वामित्व प्रदान कर दिया जाए। और फिर वह कहते हैं कि जो कर लगाया जाता है, भूमि पर जो कर लगाया जाता है, युक्ति संगत हो। कर जो हो युक्ति संगत हो। युक्ति संगत का मतलब कि कर इतना हो कि जो खेतिहर हैं या किसान हैं वह कर दे सकें। यानी कि कर की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और आपातकाल के समय कर को माफ किया जाना चाहिए, कर नहीं लेना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को कर नहीं लेना चाहिए। यानी कि युक्ति संगत दर पर भूमि पर कर लगाया जाए। और यह कहते हैं कि किसानों के प्रगति के लिए कृषि बैंक खोले जाएं, और ऐसे कृषि बैंक हो जो समय समय पर कृषि बैंक उनको ऋण दे सकें। कृषि बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ऋण देना होता है। जैसे हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि बैंकों के द्वारा KCC बनाया जाता है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, और किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान लोन लेता है, ऋण लेता है अपनी खेती करने के लिए। जब उसकी खेती संपन्न हो जाती है तो वह ऋण को चुकता कर देता है, KCC बनाया जाता है। तो यही राणा डे भी कहते हैं कि किसानों के लिए कृषि बैंक खोले जाएं, और कृषि बैंक किसानों की समय समय पर आर्थिक सहायता करे, न्यूनतम ब्याज दर पर करे। यानी कि कृषि बैंक जो होते हैं, यानी कि कृषि बैंक के द्वारा न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, और किसान खेती करके उस ऋण को धीरे धीरे चुकता कर देते हैं या कर देंगे। तो इस तरह से राणा डे यह सुझाव देते हैं कि किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की प्रगति के लिए कृषि बैंक खोले जाएं। फिर वह कहते हैं कि जो उद्यम चलाने वाले लोग हैं, यानी कि जो उद्यम चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे उद्यम चलाने वाले लोग हैं, उस उद्यमियों को सस्ते ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। जब कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तो यह छोटे छोटे जो उद्यमी हैं यह भी अपने उद्यम में काम कर सकेंगे, अपने कारखानों में काम कर सकेंगे, और कारखानों के द्वारा जो राशि उत्पन्न होगी, जो लाभांश उत्पन्न होगा, उस लाभांश से वह ऋण चुका सकेंगे। तो इस तरह से भारत का आर्थिक विकास होगा कि जगह जगह छोटे छोटे उद्यम स्थापित हो जाएंगे, छोटी छोटी मिल फैक्ट्रियां स्थापित हो जाएंगी, और भारत का आर्थिक विकास होगा। जैसे वर्तमान समय में देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाता है। छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं, और उद्योग धंधों के द्वारा आर्थिक विकास करते हैं, अपना आर्थिक विकास करते हैं, और देश के भी आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर उद्यमियों को राहत प्रदान की जानी चाहिए, उद्यमियों को सस्ते ब्याज दर पर उनको ऋण दिया जाना चाहिए। महादेव गोविंद राणा डे कहते हैं कि जो बैंक हैं, कुछ ऐसे बैंक हैं, बैंकों को यह दायित्व सौंपा जाए कि वह औद्योगिकरण को बढ़ावा दें, यानी बैंक के द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। बैंकों को चाहिए कि वह उद्योगपतियों को लोन दें, ऋण दें। जब बैंक नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए विभिन्न लोगों को ऋण उपलब्ध कराएंगे तो इसके द्वारा
देश का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। तो इस तरह से महादेव गोविंद राणा देव विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत करते हैं और वह कहते हैं कि इस तरह की यदि यह प्रोसीजर लाया जाए, यह सुझाव अमल में लाया जाए तो हमारे देश का शीघ्र ही विकास हो जाएगा। फिर वह कहते हैं जो स्थानीय बोर्ड हैं उन बोर्डों को, जैसे कि नगर पालिका है, जिला परिषद है, नगर पंचायत है, इनका भी दायित्व होना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में वह आर्थिक विकास करे, उद्योग धंधों की स्थापना करें। इनका भी यह दायित्व होना चाहिए, इनको दायित्व सौंपे जाने चाहिए और उस उद्योग धंधे स्थापित करके वहां ग्रामीणों का सहयोग लेना चाहिए और उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करें। इसके लिए उनको कुछ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव गोविंद राणा जी ने भारत के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए हैं और उनके सुझावों को बाद में अमल में भी लाया गया। इस तरह से महादेव गोविंद राणा जी के आर्थिक विचारों पर अगस्त कामटे का प्रभाव होता है। अगस्त कामटे, इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव गोविंद राणा जी के ऊपर अगस्त कामटे का प्रभाव होता है, फेडरलिस्ट का प्रभाव होता है, जो अर्थशास्त्र के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। यानी कि अगस्त कामटे भी एक समाजशास्त्री है, फेडरलिस्ट भी एक समाजशास्त्री है। तो ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हैं, यानी कि आर्थिक विकास को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में प्रस्तुत करते हैं, समाजशास्त्रीय परिपेक्ष में प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से महादेव गोविंद राणा ने का भी कहना है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसका अध्ययन हमें ऐतिहासिक रूप से करना चाहिए। अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है, यह सोशल साइंस का ही हिस्सा है और इसलिए इसका हमें ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि एडम स्मिथ और अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा आर्थिक मानों की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यहाँ पर महादेव गोविंद राणा दे आर्थिक मानों की जगह वो सार्वजनिक कल्याण की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। सार्वजनिक कल्याण, वह कहते हैं कि सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। जैसे उदारवादी काल में हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों का अपना विकास होता है, जिन व्यक्तियों के अंदर क्षमता होती है, बुद्धि होता है, विवेक होता है, पूंजी होती है, वह अपना विकास कर लेते हैं। तो इस तरह से एडम स्मिथ के द्वारा यह कहा गया था कि मनुष्यों को खुला छोड़ देना चाहिए, वह आर्थिक क्षेत्रों में अपना विकास कर लेंगे। जिनके अंदर क्षमता होगी वह अपना विकास कर लेगा, मिल फैक्ट्रियां, कल कारखाने स्थापित कर लेगा। इस तरह से एडम स्मिथ और माल्थस ने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की थी कि मनुष्य पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर हो जाएगा और वह जब मनुष्य निर्भर हो जाएगा तो राज्य निर्भर हो जाएगा। जब मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाएगा, मनुष्य विभिन्न प्रकार की मिल फैक्ट्रियां स्थापित कर लेगा, तो इस तरह से राज्य का भी विकास हो जाएगा। तो वहां केवल मनुष्यों के, तो एडम स्मिथ और माल्थस के द्वारा, विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न आर्थिक विचारकों के द्वारा, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा मनुष्यों को मात्र एक आर्थिक मानव बना दिया गया था। इस तरह से उन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की थी। लेकिन यहां महादेव गोविंद राणा जी आर्थिक मानव की जगह सार्वजनिक कल्याण को प्रस्तुत करते हैं, सार्वजनिक कल्याण की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि हमारा सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए, कुछ व्यक्तियों का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों का विकास हो, लेकिन उस व्यक्तियों के विकास से पूरा समाज लाभान्वित हो, पूरा देश लाभान्वित होगा। इस तरह पूरा देश लाभान्वित हो। इस तरह से जब समाज लाभान्वित होगा, पूरा देश लाभान्वित होगा, तब राष्ट्र की आर्थिक शक्ति मजबूत हो पाएगी। जब सभी व्यक्तियों के पास रोजगार उपलब्ध होगा, सभी व्यक्तियों के पास रोटी, कपड़ा और मकान के साधन होंगे, तब हमारा देश विकास कर पाएगा। इस तरह से महादेव गोविंद राणा देश के विविधतापूर्ण विकास का पक्षधर होते हैं। वह कहते हैं कि विविध परिप्रेक्ष्य में विकास होना चाहिए, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विकास होना चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विकास होना चाहिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विकास होना चाहिए, यानी कि भारत का चतुर्मुखी विकास होना चाहिए। और ऐसा न हो कि केवल एक ही उद्योग धंधे स्थापित किया जाए, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित किए जाने चाहिए, जो जिससे कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। महादेव गोविंद राणा जी का यह अनुरोध था कि जो विदेशी हैं, विदेशियों को भारत में व्यापार लगाने की खुली छूट होनी चाहिए। जो विदेशी हैं, विदेशियों को भी भारत में निवेश करने की छूट होनी चाहिए, जिससे कि वर्तमान में हम देख सकते हैं कि विभिन्न विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश किया जाता है और मिल्क फैक्ट्रियां, कल कारखाने स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि भारत का भी विकास होता है और उनका भी विकास होता है, उनको भी लाभ होता है। तो यही महादेव गोविंद राणा जी का कहना होता है कि भारत में विभिन्न विदेशी कंपनियों को मिल, फैक्ट्री, कारखाने
व्यापार करने की खुली छूट होनी चाहिए। विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए कि वो भारत में मिल, फैक्ट्री, कारखाने लगाएं। इससे होगा क्या कि भारतीयों को रोजगार मिलेगा, इसका धन भारत में भी कुछ उपयोग होगा और जो लाभांश होगा वो विदेशी कंपनियां तो लेगी ही। तो इस तरह से भारत का भी विकास होगा, अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वह विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित करने के लिए खुली छूट देना चाहते हैं और वह कहते हैं कि इसके लिए विदेशी कंपनियों को विभिन्न लाभों के द्वारा प्रेरित भी किया जाना चाहिए। यही कारण था कि वह चाहते थे कि सरकार औद्योगिक विकास के लिए साहसपूर्ण नीतियां बनाए। यानी कि ये विभिन्न कारणों से वह चाहते थे कि सरकार औद्योगिक विकास के लिए साहसपूर्ण नीतियां बनाए, यानी कि ऐसी नीतियां बनाए कि लोग प्रोत्साहित हो सकें, लोग अपना विकास कर सकें, लोग सरकार के नीतियों का लाभ ले सकें। महादेव गोविंद राणा ने पूंजीवादी आधार पर देश का विकास करना चाहते थे। वह कहते थे कि जब सबके पास पूंजी होगी तभी सबका विकास होगा। और पूंजी कैसे आएगी? व्यापार से आएगी, उद्योग धंधों से आएगी, विभिन्न क्षेत्रों से आएगी। जब व्यक्ति तन मन धन से अपने विभिन्न कार्यों में, उत्पादन कार्यों में संलग्न हो जाएगा और अधिक से अधिक माल पैदा करेगा, अधिक से अधिक उसकी बिक्री होगी, तब पूंजी आएगी। जब भारत में पूंजी होगी तो भारत का विकास होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि महादेव गोविंद रानडे ने आर्थिक क्षेत्र के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार दिए हैं। उन्होंने भारत की गरीबी के कारण भी बताए हैं और भारत का विकास कैसे होगा, भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा, इसके लिए भी उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं। जैसे कि ऋण कानून का निर्माण किया जाए, भूमि पर खेतिहरों का स्वामित्व हो और जो भूमि पर कर लगाया जाए वह युक्त संगत हो, कृषि बैंक की स्थापना की जाए जिसके द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए, उद्यमियों को कम ब्याज पर दर दिया जाए जिसे कि वह उद्यम स्थापित करने में सक्षम हो सके और लंबे समय तक वह कम ब्याज पर उस पैसे का उपयोग कर सकें, मिल, फैक्ट्री या कारखाने स्थापित कर सकें। और बैंकों को यह दायित्व दिया जाए कि वह विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए ऋण दें या औद्योगिकरण को बढ़ावा दें। और स्थानीय बोर्ड जैसे कि जिला पंचायतें हैं, जिला परिषदें हैं, नगर पालिका हैं और ग्राम पंचायत हैं, इन संस्थाओं को भी, स्थानीय संस्थाओं को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न उद्योग धंधों का सृजन करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव गोविंद रानडे का तत्कालीन परिस्थितियों में विचार काफी उत्तम होता है, काफी नवीन होता है, काफी मौलिक होता है और आर्थिक विकास के क्षेत्र में योगदान देने के कारण ही, इतने विभिन्न प्रकार के सुझाव देने के कारण ही महादेव गोविंद रानडे को हम भारतीय अर्थशास्त्र के पिता की संज्ञा देते हैं। उनको भारतीय अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजनीतिक विचार से अवगत कराऊंगा कि महादेव गोविंद रानडे के राजनीतिक विचार क्या थे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।